हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस अब बिल्कुल सिर पर हैं। 12 नवंबर को इलेक्शंस होने हैं। हिमाचल प्रदेश में परंपरा रही है कि वहाँ की आवाम हर बार सरकार बदलती है। कभी भी वहाँ पर अगर 1971 के बाद की अगर बात करें तो वहाँ पर सरकार कभी रिपीट नहीं हुई है और एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा वहाँ पर सरकार बनाते रहे हैं। क्या ये परंपरा इस बार टूटेगी? क्या इस बार कुछ नया वहाँ होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मिशन रिपीट के ऊपर काम कर रहे हैं और मिशन रिपीट करेंगे और उनकी पार्टी दोबारा से सत्ता में आएगी। क्या इस तरह से हो पाएगा? हालांकि कुछ इसमें उनके पास कुछ परंपराएं पीछे भी हैं। जैसे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भी हालात लगभग हिमाचल जैसे हुआ करते थे, लेकिन वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह से एक बार दोबारा सत्ता हासिल करने में सफल हुई। हिमाचल प्रदेश में मुद्दे क्या रहेंगे इन चुनावों में? किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वो मिशन रिपीट के अपने इस मंसूबे को सफल बना सकेगी? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन सिंह। मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने मेरी इंट्रोडक्शन से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि क्या सवाल आने वाला है। तो सबसे पहले तो हम यही बात करें कि क्या इस बार कुछ नया होने जा रहा है? अपना आपको लग रहा है कि क्योंकि अभी हाल ही में जो बाई इलेक्शंस हुए हैं उनमें तो भारतीय जनता पार्टी की हालत काफ़ी ख़राब रही, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जी बाई इलेक्शंस के बाद ये एक वेकअप कॉल थी भारतीय जनता पार्टी के लिए और अब क्या है कि उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी कुछ अपनी कमर कसी है और एक बार फिर से वहाँ पर पार्टी रिपीट करने के लिए तैयार है। तो आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, ऐसा है कि बाई इलेक्शन हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया है वहाँ पर जिससे सिनेरियो बदले जी, ये बात कोई मेरी समझ में तो नहीं आई। सही बात तो है, हालात ज़मीनी हालात लगभग वैसे ही हैं जी, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है उनकी, वो है उनकी मैनेजमेंट। जी, इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं वो जी, और उस मैनेजमेंट के सिर पे ही वो मिशन रिपीट को करने के लिए निकले हुए हैं। जी, अंदाज़ा इसी बात का है क्योंकि ऐसी कोई बड़ी तब्दीली आई हो, कोई पॉलिसी डिसीजन ऐसा हुआ हो या कुछ और कोई इस तरह की कोई बात हुई हो इन पिछले कुछ समय में, वो मुझे तो ध्यान नहीं है ऐसी जिससे एकदम से लोगों का एक ध्यान पलट जाए या कुछ और हो जाए। तो इसलिए मुकाबला अगर होगा किसी चीज़ में तो जो लोगों की रिजेंटमेंट है, जो लोगों के गुस्से हैं, जो बाई इलेक्शन के टाइम में भी दिखा, तो उसका और ये मैनेजमेंट कैसे करते हैं जी, उसको, क्योंकि इनके पास हर बूथ पे इनके पास इतने अच्छे वर्कर हैं जी, और बहुत डेडिकेटेड लोग हैं। मतलब कि वो किराए के लोग नहीं है, वो बहुत डेडिकेटेड लोग हैं और हर एक वोटर तक जाना जो है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इलेक्शन विनिंग मशीन बन चुकी है, बन चुकी है और उनके पास और एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको लेके वो वहाँ पे चल रहे हैं। और इसके अलावा जो है जिस तरह से आम आदमी पार्टी तो थोड़ी उस पे हम आते हैं। मैं अभी फिलहाल इसी पे मैं बात करूं। तो अभी आपने कहा कि क्या ऐसा क्या किया है बाई इलेक्शन हारने के बाद, तो उसमें जैसे पिछले दिनों में प्रधानमंत्री लगातार दौरे पे दौरा उन्होंने यहाँ पर किया, उद्घाटनों पे उद्घाटन किए। यहाँ पर जैसे बिलासपुर में एम्स को शुरू करवा दिया, बल्क ड्रग पार्क जैसी योजनाएं आ गई। तो इस तरह के कई जो डेवलपमेंटल कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहे हैं, एक परसेप्शन पार्टी के फेवर में बना सकेंगे? ये नहीं, ये इन चीज़ों से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जब बाई इलेक्शन हुए थे तब ये चीज़ें तो थी प्रोसेस में। अब एम्स जो बना है वो एक लंबा प्रोसेस चला है, उसमें बहुत लंबा समय लगा है, तो अब जाके कहीं वो उसकी वो स्थिति पे पहुंचा है। इसी तरह अटल टनल बनी थी, तो मैं 2001 में हम लोग गए थे उसके ब्यासकुंड ग्लेशियर पे, 2001 की बात है, तो उस समय इसका हो चुका था, इस पे काम जी हाँ, वहाँ हो रहा था। तो आज 21 या 22 में जब बनी है तो 20-22 साल लगे हैं उसमें।
तो ये प्रोजेक्ट्स तो लोगों के दिमाग में पहले से हैं। और ये तो सरकारें जो है निरंतर काम करती रहती हैं। तो दिस इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखिए, जो इस तरह का जो विकास है अब सेंटर से आया है और यहाँ हो रहा है, तो किसी में 15 साल लगेंगे, किसी में 20 साल लगेंगे। अगर मान लो पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कुछ चीज शुरू होगी तो इनके जमाने में खत्म होगी, कोई चीज इन्होंने शुरू किया तो हो सकता है कांग्रेस के जमाने में जाके खत्म हो। तो वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसको कैच करने की जरूर कर रहे हैं ये। और दूसरा जो उद्घाटन करने का है, वो तो मेरे ख्याल में हर आदमी को इस बात का एहसास है कि जो ऑनलाइन और बीच से वर्चुअल उस पे जो उद्घाटन हो रहे हैं, दूसरे हो रहे हैं, एक दिन में आप 10-10, 15-15 उद्घाटन भी कर लें। सबको पता भी ये क्यों हो रहे हैं जी। ये बातें मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेंगी। जो जहां तक प्रधानमंत्री के दौरे की बात है, प्रधानमंत्री का बार बार यहाँ का दौरा करना कुछ और ही संकेत दे रहा है। नहीं तो प्रधानमंत्री कभी भी इतनी, हिमाचल ऐसी कोई स्टेट नहीं है जिसके लिए प्रधानमंत्री बार बार यहाँ आए। लेकिन वो ठीक है कि किसी चुनाव को ये लोग लाइटली नहीं लेते जी। लेकिन प्रधानमंत्री ने यहाँ आके भी कोई ऐसी बढ़िया अनाउंसमेंट नहीं अभी तक मेरे जहन में आ रही जो की हो कि जिससे एम्प्लॉइज, किसान या आम आदमी, स्टूडेंट या जो बेरोजगार नौजवान है, उनको कोई बहुत बड़ी को राहत या उसकी बात हुई हो जिससे उनको उम्मीद हो। एक और चीज आती है कि प्रधानमंत्री की निजी लोकप्रियता पर काफी खेलती है भारतीय जनता पार्टी। क्या है कि देश के बाकी हिस्सों में मोदी के चाहने वालों में, प्रधानमंत्री के जो चाहने वालों की बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ी संख्या है। तो ऐसी संख्या आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की स्थिति है? नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी लोग मोदी के जो हैं, प्रधानमंत्री के भगत तो हैं जी, बहुत अच्छे हैं और उनकी बहुत सी बातें उनको पसंद आती हैं जी। अब जिस ढंग से वो किसी चीज को पेश करते हैं, उसका अंदाज अपना है उनका एक, उसको बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं। और पसंद करने वालों में इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, बिल्कुल हैं, है ना, उनमें इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, आम लोग भी हैं, दूसरे लोग भी हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या वो जो उनका जो करिश्मा है वो असेंबली इलेक्शन में काम आएगा कि नहीं। लोकसभा में तो ठीक है, प्रधानमंत्री के लिए है, लेकिन जो स्टेट के इलेक्शन है, इसमें मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री किस तरह से होते हैं या लोगों को क्या उम्मीद लगती है कि अगर इनकी सरकार बनेगी तो भविष्य में क्या होगा जी, तो उसको लेके ज्यादा लोगों का ध्यान है। हाँ, प्रधानमंत्री के लिए ठीक है, वो कुछ तो कुछ असर तो डालेंगे जब आएंगे, आए हैं। पर ये आपकी बात ठीक है कि इससे एक नेगेटिव मैसेज भी जा रहा है कि जो स्थानीय नेतृत्व जो है वो कोई इतना मजबूत नहीं है। जयराम ठाकुर को बेशक वो चेहरा बना रहे हैं, लेकिन जयराम ठाकुर में वो बात नहीं है कि वो पार्टी को सिर्फ अपने कंधों के ऊपर उठाकर इलेक्शन जितवा सकें। और दूसरी तरफ जो धूमल साहब तो वैसे ही अब किनारे लगा दिए गए हैं। तो ये भी आपको लगता है कि फैक्टर काम करने वाला है? नहीं, ऐसा कि अब धूमल साहब की जहां तक बात है, वो पिछला इलेक्शन हार गए थे, वहां से जी, हारने के बाद वो बहुत कोई एक्टिव रहे भी नहीं है। और जहां तक मुझे मालूम है, शायद उनकी सेहत भी कोई बहुत अच्छी नहीं रह रही। पर उनके बेटा है अनुराग, सेंटर में मंत्री हैं, बहुत पावरफुल मिनिस्टर हैं, और उनका असर हिमाचल में है जी। अनुराग ठाकुर का जो एक असर है वो है, और अच्छे मंत्रियों में से वो यहाँ उनको गिना जाता है जी। तो इसलिए वो फैक्टर तो जो है वो काम करेगा, उस तरह से काम करेगा। अब जैसे शांता कुमार थे, तो वो उनके नाम पे ही इलेक्शन लड़ लेते थे जी, क्योंकि शांता जी की जहां तक बात थी, वो एक तो इंटेलेक्चुअल्स में बड़े पॉपुलर थे, और एक ओरेटर तो खैर अच्छे थे ही, वो बहुत अच्छा बोलते थे जी। तो इसलिए अब जो है, अब जयराम ठाकुर का भी व्यक्तित्व उस तरह का, वो स्टेचर उनका वो नहीं है, स्टेचर उस तरह का नहीं अभी आया कि जिससे ये लगे कि भी ये अकेले अपने दम पे इसको जिता सकते हैं। और इसीलिए शायद सेंट्रल लीडरशिप को बार बार यहाँ आपने एक और मुद्दे की तरफ इशारा किया। आपने कहा कि रिजेंटमेंट जो है वो इस वक्त काफी है, और ये रिजेंटमेंट इन दौरों से या इन उद्घाटनों से नहीं जाने वाली है। तो क्या स्पेसिफाई आप करें कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों के बीच में रिजेंटमेंट है और उनको लगता है कि यहाँ पर जो है ये सरकार फेलियर साबित हुई है और उनकी जिंदगी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा? नहीं, देखिए ना, सबसे बड़ी बात तो है कि रिजेंटमेंट 2-3 तरह की है, जिसको हम कह सकते हैं कि इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी है। वो पहले तो यही है कि जो सेंटर की कुछ नीतियां हैं जी। अब पेंशन स्कीम सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां आपको ज्यादातर लोग जो हैं वो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, और वाजपेयी जी ने वो बात बंद कर दी थी। हालांकि उसके बाद वीरभद्र सिंह ने उसको कंटिन्यू किया यहाँ जी, कांग्रेस को जाता है, इसमें कांग्रेस का भी हाथ है, ऐसा नहीं है कि उनका है।
तो वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला था वो अभी तक लटका हुआ है जी। अच्छा, ये इंश्योरेंस भी देते हैं कि कर देंगे, इंश्योरेंस काफी दी है कि ये कर देंगे, लेकिन वो अभी तक हो नहीं रहा जी। और कांग्रेस इस बात को एक मुद्दा बना रही है जी। इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम लोग लागू करेंगे। जी। तो इसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि जी इसके लिए तो सेंटर का और आपकी सरकार का एक होना जरूरी है। जी। तो फिर सवाल ये उठता है भी अभी तक तो 4 साल से तो 5 साल से तो दोनों केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और हिमाचल में भी डबल इंजन की सरकार का ये वो करते हैं। डबल इंजन की सरकार है, तब क्यों नहीं हुआ? जी। उस समय क्यों नहीं किया आपने? उस समय कर सकते थे। तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस के पास ये जो मुद्दा है पेंशन स्कीम वाला, ये इनको काफी भारी पड़ने वाला है जी। क्योंकि इसका असर मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हिमाचल में कर्मचारी और किसान एक ही हैं जी। और कर्मचारी अगर आपसे असंतुष्ट हैं तो समझो किसान भी असंतुष्ट है। बिल्कुल। और किसानों का भी बागवान है तो बागवानों का भी दिक्कत थी। हाँ नहीं, अभी बागवानों का तो जो सेब का जो मामला हुआ है पिछले दिनों में, जो सेब की बेल्ट है हमारे यहाँ हिमाचल में काफी बड़ा, जैसे शिमला जिला तकरीबन आपको सेब के लिए है, कुल्लू को लोकल कुल्लू को छोड़ दीजिए वैली है, लेकिन ऊपर का एरिया उसका सेब के लिए है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति का कुछ एरिया है, सिरमौर का एरिया है। ये एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पे सेब की एक बहुत बड़ी लोगों की एक तादाद है जो इस पे डिपेंडेंट है। और ये जब सीजन शुरू हुआ था सेब का तो 100-125 रुपए तक इनका सेब बिक रहा था किलो के हिसाब से, लेकिन जैसे ही वो अडानी की कंपनी वगैरह का बीच में आया तो सीधा ही ये लोग बता रहे हैं कि जी 50 रुपए भी नहीं बिक रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा झटका जो था और लगा ऐसे मौके पे जब इलेक्शन सिर पे जी है। और अच्छा, और इस चीज को लोगों ने वहां उठाया भी है, बार बार वहां प्रदर्शन हुए हैं, लोगों ने काफी कुछ इसके बारे में लिखा भी है, अखबारों में भी आया है, लेकिन उस पर कुछ हो नहीं पाया। तो वो रिजेंटमेंट बहुत बड़ी है। अब एक अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा तो खैर पूरे हिंदुस्तान में है, उसमें हिमाचल भी कोई छूता नहीं है। इन्फ्लेशन भी मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन है, महंगाई में गैस का सिलेंडर आज मुझे कहीं पढ़ रहा था कि 600 रुपए का कर दिया, वो एकदम से घटा दिया उन्होंने, नहीं तो 1100 1150 रुपए में वहां पड़ रहा था हिमाचल में। आजकल शायद आप 600 रुपए में देंगे। लेकिन ये सबको पता है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा तो गैस का सिलेंडर हो सकता है 1100 से तो 1500 पे, 1200 पे, 1300 पे चला जाए। तो अब जो ये लोगों की अपीजमेंट के लिए कुछ कम किया गया है गैस को, खासतौर पे क्योंकि हर किचन में इस्तेमाल होती है, तो उससे शायद कुछ इनको लग रहा है भी शायद इसका कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जिस ढंग से 11 लोगों के टिकट काटे गए और कुछ लोगों को जो कांग्रेस से आए थे उनको टिकट मिल गया, उसकी वजह से रिजेंटमेंट है। इनके अपने कैडर में रिजेंटमेंट है, धर्मशाला में है, धर्मपुर में है, जहां महेंद्र सिंह के बेटे को टिकट दिया गया। तो कई और जगह पे भी लोग जो हैं वो पूरी तरह बगावत एक किस्म से, तो उसको संभालने में भी पार्टी लगी हुई है। अब वो कितने सफल होती है नहीं होती है ये तो खैर वक्त से पता अब नोज, चलो ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात रही। अब हम अगर कांग्रेस की भी अगर बात कर लें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इन कमियों का फायदा तो कांग्रेस तभी उठा पाएगी जब उनका अपना जो है घर वो सही होगा। तो कांग्रेस में भी दिक्कतों की तो कमी नहीं है। फिलहाल कांग्रेस में राजा साहब के जाने के बाद, वीरभद्र सिंह के जाने के बाद एक तो उस रुतबे का नेता नहीं है। बाकी नेता आप ज़्यादा जानते हैं कितनी उनकी भरपाई कर पाएंगे, ये अलग बात है। फिर दूसरा जो आलाकमान का मसला है वो भी एक बड़ा मसला है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, यहाँ पर वो आएंगे या नहीं आएंगे अभी कुछ साफ नहीं है। अभी नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, वो निश्चित तौर पर आएंगे, लेकिन हिमाचल की जनता के ऊपर उनका कितना प्रभाव रहेगा, तो ये भी बहुत सारे सवाल हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस क्या फायदा उठा पाएगी जो एंटी इनकम्बेंसी आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है वहां पे। कांग्रेस के पास भी वीरभद्र सिंह के बाद कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आ रहा जिसकी इतनी मास फॉलोइंग हो पूरे हिमाचल में। जी, अपने अपने क्षेत्र में है सबकी, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में होने से आपके लिए कोई चेहरा ऐसा नहीं है। हालांकि बीजेपी के पास तो भी हैं फिर जयराम ठाकुर जी, अब वो एस्टेब्लिश हो गए हैं एज ए चीफ मिनिस्टर हैं तो हैं, बिल्कुल सही। लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा हिमाचल में अभी नजर नहीं आता जो उस स्टेचर का हो। जी, मुकेश अग्निहोत्री विपक्षी नेता हैं जी, लेकिन अब ऊना से बाहर कितना उनका असर रहता है, हरोली से बाहर कितना रहता है, ये अभी देखने वाली बात है। या अगर हम प्रतिभा सिंह की बात करें तो वो भी नहीं है। ठीक है, उनकी पत्नी जरूर है, नहीं, लेकिन उनको तो यही एडवांटेज है ना कि उनकी पत्नी है।
जी। बाकी तो उनका कोई ऐसा मैंने अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट या इस तरह की कोई उनकी जिस तरह से कोई लीडरशिप क्वालिटी जो है ऐसे जिसे नजर आए वो ऐसी बात नजर बात नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस के लिए भी एक समस्या है। और जो बीजेपी के लिए जो मैंने बताया कि एक फैक्टर तो है कि वो बहुत अच्छी मैनेजमेंट करते हैं जी। दूसरा उनको एडवांटेज ये भी है कि जो ये लोग हैं कांग्रेस वाले, इनके पास लीडरशिप की वहां कमी नजर आती है जी। जब ये पूछते हैं भैया चीफ मिनिस्टर किसको बनाओगे या कौन है, तो इनके पास अभी फिलहाल कोई, हालांकि ठाकुर कौल सिंह वगैरह द्वारा लड़ रहे हैं इलेक्शन, पुराने लीडर हैं और भी कुछ नेता हो सकते हैं, लेकिन अब या तो बहुत पुराने हो गए हो जी, मतलब अब तो, या फिर मतलब यंगस्टर्स में से या नए लोगों में से कोई इस तरह का उभरता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा जो है भी या वो सुक्खू हैं, अग्निहोत्री हैं, प्रतिभा सिंह हैं, जो भी हैं ये लोग, ये कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है कि जिसको एकदम से सारे लोग एक्सेप्ट कर लें जी। इसमें तो ये तो नुकसान है। और जो मैं एक बात कह रहा था आम आदमी पार्टी की, उसमें मैं इसलिए कह रहा था ये बात कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने कि 68 सीटों पे वो अपने उम्मीदवार उन्होंने खड़े कर दिए। अब हालांकि हालात ऐसे नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे जी, लेकिन आम आदमी पार्टी आपको क्या लगता है कि निश्चित तौर पर जीत के बारे में तो बहुत एम्बिशियस बात हो जाएगी कहना, लेकिन नुकसान किसको आपको लगता है कि वो कांग्रेस को ही नुकसान करेगी या देखो ऐसा मेरे हिसाब से तो ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस को ही करेगी जी, क्योंकि बीजेपी के तो उन लोगों कुछ लोग आए हैं उसमें टूट के, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नहीं आए, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा उनको फर्क डालेंगे वो ऐसा नहीं है। और दूसरी एक चीज मैंने और आपको पहले भी कही थी कि ये जो लेफ्ट ने इस बार लोग खड़े किए हैं वहाँ जी 15 या 17 सीटों पे, हाँ इस बार जो है लेफ्ट जो है जो हालांकि उनका वामपंथी पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टियों का जो है इस बार क्योंकि इतनी सीटें कभी नहीं पहले उन्होंने खड़ी की, तो अच्छा वो क्या करते थे, अब उनके 3-4 लोग खड़े होते थे, बाकी जगह पे वो कहते थे भैया जो पार्टी बीजेपी को हरा सकती है उसको सपोर्ट करो जी, है ना, या उस कैंडिडेट को सपोर्ट करो जो हरा सकता है। तो उसमें नेचुरली बीजेपी के मुकाबले में तो फिर कांग्रेस ही रहती थी और तो पार्टी थी। तो जो लेफ्ट की जो वोट थी, चाहे कहीं 1000 है, चाहे 500 है, चाहे 200 है, चाहे 2000 है, वो सारी की सारी कांग्रेस की तरफ जी चले जाती थी, उसमें के कम से कम 90% तो चले ही जाती थी। अब ये जो 15 सीटें हैं जिनके ऊपर उनके लोग खड़े हैं अपने जी, अब वहां तो वोट चाहे उनको कम पड़े चाहे ज्यादा पड़े, लेकिन कांग्रेस को तो नहीं जाएगी जी, वो तो उनका जो कमिटेड वोट है वो नहीं जाएगा, हाँ वो तो उधर ही पड़ेगा जी। तो अब उसका कितना बड़ा, और अगर जहां मार्जिन ऑफ विक्ट्री बहुत कम होगा जी है वहां चीजें मैटर करेंगी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ना आम आदमी पार्टी को कर सकते हो ना लेफ्ट को कर सकते हो जी। तो इसलिए हालांकि सीटें उनके पास 2 ही हैं जिसके ऊपर बहुत जोर से लगे हुए हैं, एक शिमला की है और ठियोग में, एक ठियोग में है जहां से सिंघा साहब खुद लड़ रहे हैं, जहां सिंघा हैं जो उनके सिटिंग एमएलए भी हैं जी। और सिंघा की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि एक तो शिमले के पास और कोई लीडर नहीं है अब शिमला जिले में जी, इतना बड़ा लीडर, जैसे पहले फेस थे ना वीरभद्र सिंह थे, अपनी वो थी विद्या स्टोक्स थी, खाची थे, रामलाल थे, इस तरह के लोग अब वहाँ है नहीं जी। तो अभी तक जितनी भी वहाँ की एजिटेशन हुई हैं जो भी हुई हैं वो राकेश सिंघा उनको लीड करते रहे हैं जी। तो इसलिए उनकी स्थिति काफी मजबूत हो सकती है वहाँ। और शिमला में इस बार जो सबसे बड़ी बात हुई है जो बीजेपी ने की है, एक सुरेश भारद्वाज जो है मंत्री, उनका इन्होंने कुसुमटी में उनको शिफ्ट कर दिया। अब अंदर की बातें तो बहुत तरह की आ रही है, क्यों शिफ्ट किया गया, क्या कारण था उसका, क्योंकि अब वहां बीजेपी कमजोर स्थिति में है शिमला में, शिमला प्रॉपर की जहां तक बात, रूरल में तो खैर रूरल में तो चलो विक्रमादित्य उधर हैं, और बाकी मैं डिस्ट्रिक्ट की बात भी करूं तो बहुत जगह पे कांग्रेस के पास है, लेकिन शिमला जो बीजेपी तो जो बीजेपी है वो शिमला प्रॉपर में, पहले भी मेरे ख्याल 2 ही सीटें थी इनके पास शिमला में जी, तो अब एक उसमें से शिमला की सीट थी, अपर हिमाचल में तो क्योंकि अच्छा सेब का मामला आ गया तो वहां से और चांसेस कम हो जाते हैं आपके जी। अच्छा उधर कांगड़ा में क्योंकि इनकी 13 सीटें थी कांगड़ा से 15 में से बीजेपी की, उसमें से वो पठानिया को इन्होंने शिफ्ट कर दिया नूरपुर से फतेहपुर। अच्छा वो भी सीट जो जानकार हैं उनका कहना है कि वो सीट आपकी कमजोर हो जाती है नूरपुर वाली जी, जब वहां से वो निकल गए हैं फतेहपुर चले गए हैं तो वो उनकी असली काम तो उन्होंने वहां किया हुआ था जी। अब इसके पीछे क्योंकि पार्टी का अंदरूनी मामला है, उन्होंने क्यों किया क्या किया इसको अटकलें आप जितनी मर्जी लगा लीजिए अलग बात है, लेकिन अभी तो कोई पुख्ता बात नहीं है ऐसी भी क्यों हटाया गया वहां से, लेकिन इतना लग रहा है सब लोगों को कि भी वहां से इनके जाने से वो सीटें कमजोर हुई है। मनमोहन जी क्या है कि हिमाचल प्रदेश में एम्प्लॉइज का
बहुत बड़ा असर रहता है। किसी भी इलेक्शन के ऊपर जो सरकारी कर्मचारी हैं वो जो है पूरा एजेंडा ही एक तरह से तय करते हैं और हार जीत भी काफी हद तक उसके ऊपर निर्भर करती है। तो इस बार एक तो ओपीएस का मुद्दा आपने कहा कि ओपीएस का बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी से लगातार जो है आखिरी दिन तक भी उम्मीद थी कि आखिरी शायद कैबिनेट की बैठक में इस मामले में कुछ पार्टी फैसला ले लेगी, लेकिन नहीं हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस तो ओपीएस का वादा कर ही रही है, तो लेके बैठे हैं। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जिसकी वजह से कर्मचारी नाराज हैं। और आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जो जैसा एक बार शांता कुमार के जमाने में हुआ था, कर्मचारियों को बहुत बुरी तरह से बीजेपी ने नाराज किया था, उसी तरह की स्थिति अब बन रही है? देखिए, खैर वो हालात और इन हालात में तो फर्क रहेगा जी। उनके साथ मेरे ख्याल में उस समय की स्थिति और थी, पॉलिटिकल स्थिति और थी, सेंटर में लीडरशिप और थी, सब कुछ था। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कर्मचारियों के लिए, एक तो जो इनको समय पे कभी इनका डीए वगैरह जो भी इनके इंस्टॉलमेंट्स होती है वो नहीं मिल रही। और जो इनके एरियर है, सबसे बड़ी जो बात है, अगर आपका एरियर है, हालांकि शुरुआत वीरभद्र सिंह ने की थी जी। ये वीरभद्र सिंह ने किया था कि अगर आपका कितना ही ज्यादा एरियर है तो आपको 5,000 10,000 कभी अगली किस्त दे दी, फिर उसके बाद दे दी। तो उसमें सब लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारा लाख रुपया 2 लाख रुपया हमारे पास इकट्ठा था तो हम उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते, उसका कुछ करते। अभी 10-10 हजार रुपया आ रहा है, हर महीने में खत्म हो जाता है, उससे हमारा कुछ बन नहीं रहा। तो वही चीज इन्होंने शुरू कर रखी है। अभी उन्होंने पिछले दिनों कुछ लोगों को, कर्मचारियों को 50,000 रुपीज सैलरी के साथ दे दिया है, लेकिन अभी काफी रहता है। तो कर्मचारियों का मानना ये है इसमें कि भैया हमारा जो पैसा है हमें इकट्ठा मिलना चाहिए था जी। अब आप दे ही जा रहे हो, अभी 50,000 दे दिया, फिर 2 महीने के बाद 10,000 और दे दोगे, फिर 20 दे दोगे, फिर तो मतलब कि जो आपका अमाउंट है आपके पास है उसका कोई फायदा नहीं हो रहा आपको जी। तो वो रिजेंटमेंट है, मतलब कर्मचारियों की तो कुछ ना कुछ रिजेंटमेंट इनके साथ चल ही रही है। हालांकि ये मैंने पहले कहा कि ये शुरुआत वीरभद्र ने की थी जी। लेकिन अब कांग्रेस को तो भूल गए लोग। निश्चित तौर पर जो सत्ता में है, उसको जवाब देना होगा, उसी को जवाब देना होगा इस बात का। तो ये बातें बीजेपी के खिलाफ आपको, हाँ, ये मुझे लगता है जाएंगी। तो अगर अब मुझे लगता है काफी कुछ हमने आज डिस्कस कर लिया है। आखिर में जाते जाते अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त हालांकि टिकट्स जो है वो सभी की डिक्लेयर हो चुकी हैं, अब तक लगभग सारी स्थिति स्पष्ट है। उसमें लोकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उसमें कैंडिडेट चॉइस भी हो सकती है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए आपको अभी फिलहाल सिचुएशन क्या लग रही है हिमाचल प्रदेश में? देखिए, हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट जो है वो कोई बहुत आसान नहीं लग रहा है तो जी। पहली तो सबसे बड़ी बात तो है कि इसके लिए अभी भी बहुत कुछ करने को इनको बीजेपी वालों को करना पड़ेगा, तब कहीं जाके इसके नजदीक आएंगे जी। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस देखो, अगर तो कांग्रेस में एक दिक्कत और आती है इनमें, हालांकि बगावत तो बीजेपी में भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस में अगर ये अपने लोगों को खुद ना हराएं, पिछले इलेक्शन में हमने एक बार कैलकुलेट किया था, कम से कम 10-12 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेसियों ने खुद हरवाई जी, बिल्कुल है। उसमें मंडी की सीटें थी, ठाकुर कौल सिंह की सीट थी उसमें, है ना। तो ये जो चीजें हैं अगर कांग्रेस नहीं करती और बीजेपी अपने जो इसकी बगावत है उसको रोक लेती है और थोड़ा सा अपनी मैनेजमेंट को ज्यादा अच्छा कर लेती है, तो मिशन रिपीट के नजदीक शायद चले जाएं। लेकिन फिलहाल ये बहुत दूर की कौड़ी। सही बात है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हालांकि पॉलिटिक्स में तो कहते हैं कि कुछ कोई भी घंटों में भविष्यवाणी करना भी जो है वो, पॉलिटिक्स में तो भविष्यवाणी करना खतरे से खाली है ही नहीं। बिल्कुल, और परिस्थितियां हैं, खासतौर पर हालात जो हैं वो कितनी तेजी से बदलते हैं, वो उसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है। कहते रहते हैं अपना कि हमने ये विकास कर दिया, वो कर दिया, सब है, वो अपनी जगह पे है, अपने हर तरह के आर्गुमेंट हैं सबके पास, लेकिन वो सही है आपकी बात की भाई इस तरह से अब देखते हैं बाकी। बिल्कुल, और जैसा कि मनमोहन जी ने कहा कि मिशन रिपीट का नारा जरूर भारतीय जनता पार्टी दे रही है, इसमें भी कोई शक नहीं कि एक इलेक्शन विनिंग मशीन के तौर पर बीजेपी काम करती है, एक वेल ऑयल्ड मशीन जिसको हम कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल में राह उतनी आसान नहीं रहने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके साथ हम N1 लाइव पर इसी तरह के कार्यक्रमों के साथ, चर्चाओं के साथ मिलते रहेंगे। नमस्कार।